अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आपने देखा F-16 तैयारा पाकिस्तान का, और ये तैयारियां हैं उन ख़बरों के बाद जो इंडियन मीडिया दे रहा है मुसलसल के उनका एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जिसका मतलब है करेज, और $3 बिलियन उसकी कीमत है। 36 तैयारे वो अपने कमर पर उठाकर समंदर में बहरा अरब की तरफ वो आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है, और उसके जवाब के लिए हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के जो F-16 तैयारे हैं और F-17 थंडर जो हैं, और इसके अलावा J-10C ये तैयारे तैयार हैं। और कराची में और साउथ की तरफ इंडिया जो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने उसकी जवाबी तैयारी कर ली है। और इसमें पाकिस्तान जो हमारी इतलात के मुताबिक जो मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं वो परसेप्शन स्ट्राइक मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हैं और कैरियर सिंकर मिसाइल हैं। ये वो मिसाइल हैं जो हवा से शिप को किसी को भी निशाना बना सकते हैं, या जो पाकिस्तान के पास सबमरीन्स हैं उनमें से किसी के ज़रिए निशाना बनाया जा सकता है। तो एक टेंस सिचुएशन इस हिसाब से साउथ की तरफ चल रही है, क्योंकि इंडिया ये चाह रहा है कि वो पाकिस्तान की जो बहरी रास्ते हैं उनको काटे और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को काटे, लेकिन पाकिस्तान उसके जवाब में तैयार हो रहा है। और ये हमारी आज की खबर इसलिए भी है कि अहम खबर इसलिए भी है कि मैं अपने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन से पहले आपको ये बताना चाह रहा था कि लेटेस्ट सिचुएशन इस वक्त खत्ते में ये इमर्ज कर रही है। और इसी सिलसिले में अगर मैं आपको अपने आज के प्रोग्राम का तारुफ करवाऊँ जो इसी टॉपिक पे है, और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कराची, बहावलपुर, मुरीद के और कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हैं वो एरियाज़ जिस पे इंडिया धमकी दे रहा है मुसलसल कि वो पाकिस्तान को, और इंडिया का मीडिया और वहाँ पे बैठे हुए जो उनके रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो उनके एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं, वो उन इंडियन ऑफिशियल्स को कोट करके ये कह रहे हैं कि इन एरियाज़ पे फोकस करेगा, क्योंकि उनके ख्याल में कराची पाकिस्तान की शारग है, सप्लाई लाइन है, और बहावलपुर में उनके मुताबिक जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मुरीद के में उनके मुताबिक लश्कर तैयबा का, और कश्मीर की LOC पे वो चाहते हैं कि वो 10 से 15 किलोमीटर अंदर आ जाएं। ये वो थ्रेट है, वो प्रेशर है जो मीडिया के ज़रिए जंग से पहले, असल जंग से पहले मीडिया जंग के ज़रिए डाला जा रहा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी तैयारी कर ली है। तो इस पर हम बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा खून, लाशें, हिस्टेरिया। इंडियन मीडिया का ये कारोबार है, और ये उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड से सीखा है या बॉलीवुड ने इंडियन मीडिया से सीखा है, इसका अभी तयन करना मुश्किल है। लेकिन इसमें हम रज़ा रूमी जो सीनियर तजज़ियाकार हैं उनसे बात करेंगे, और बात करेंगे कि ये जो नफ्सियाती हिजान में मुब्तला है और पूरी कौम को उन्होंने अपनी को नफ्सियाती हिजान में मुब्तला कर दिया है, इसके असरात क्या होंगे, और इस तरह का नेगेटिव मीडिया जो है वो कितना ख़तरनाक होता है कौमों के लिए, जिसका तजुर्बा पाकिस्तान किसी और सूरत पे कर चुका है और अब इंडिया के अवाम भी कर रहे हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जंग और भारत के मसाइल। हम आपको बताएंगे कि अगर जंग हुई तो भारत को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और उसमें ज़ाहिर है सिर्फ पाकिस्तान के साथ सरहदों पर हालात कशीदा नहीं हैं, चीन के साथ भी हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पे अलहदगी की जो वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं बहुत सारी रियासतों में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमें तलाल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे हमारी टॉप स्टोरी के लिए, वज़ीर दाखिला हैं। मैं आपको एक ट्रंप का एक शॉट सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें वो एक बहुत अजीब बात कर रहे हैं, जिसको लोगों ने यह भी कहा, बाज़ मीडिया ने, कि ट्रंप को तारीख़ का पता नहीं है। लेकिन ठीक है, हम ट्रंप को जितना भी तनकीद करते हैं, लेकिन शायद ट्रंप को तारीख़ का, और वो भी हिंदो पाक का पता है। ट्रंप साहब की एक अमेरिका के सदर, और बहुत उम्मीद थी कि वो इंटरफेयर करेंगे, लेकिन लगता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 साल की जो उन्होंने बात की, अगर आपको याद हो कि जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज हमने मुसलमानों से 1000 साल की ग़ुलामी का बदला लिया है, और 2 कौमी नज़रिया हमने खलीज बंगाल में डुबो दिया है। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यह कहा था कि 2 कौमी नज़रिया ठीक था, और कायद-ए-आज़म और उनकी जो उस वक्त उनके साथी थे, उन्होंने जो जिद्दोजहद की थी वो दुरुस्त थी। और ये ट्रंप का जो इशारा है 1000 साल का, ये उसी तरफ इशारा है। 2 कौमी नज़रिए की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में जो इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने मुसलमानों ने अलग मुल्क का मुतालबा किया, तो इंदिरा गांधी ने जो कहा था शायद ट्रंप को अल्फाज याद हैं। और जो 1500 साल की बात की है वो भी हिंदू मुस्लिम तनाज़े के उसमें की है कि मुसलमान जब से यहाँ आए हैं
तब से एक ज़ाहिर है एक मसला तो चलता है। तो मेरा ख्याल है ट्रंप ने कोई इतनी गलत बात नहीं की, उसने कोई तारीखी पस मंज़र में ये बात की है, लेकिन उन्होंने जो कहा कि दोनों मुल्क आपस में हल करेंगे, यही बात कल हुसैन हक्कानी हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। सुनिए। अमेरिका का किरदार होता था दोनों को बातचीत करके समझाना कि भाई जरा तुम लोग आपस में कितने भी लड़ना चाहो, लेकिन इस वक्त जंग टलती रहे तो बेहतर है। अब अमेरिका ये किरदार अदा नहीं करना चाहता, तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारी का मुजाहरा या भारत की क़यादत को करना होगा, या पाकिस्तान की क़यादत को करना होगा, या दोनों को करना होगा। तो ये है जो सेन वॉइसेस पूरी दुनिया से आ रही हैं, और जो मैंने आपको टॉप स्टोरी का कहा कि कराची, बहावलपुर, मुरीद के कश्मीर और पाकिस्तान तैयार है। और जो इतलात हैं उसके मुताबिक, जो एक दफ़ा हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स हैं, शाहीन 1 उसकी रेंज 700 किलोमीटर है, शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, और ज़ाहिर अबाबील की रेंज 2200 किलोमीटर, गौरी की 1300, गौरी की दूसरे गौरी की रेंज 1300। और ये जो मिसाइल्स की रेंज आप देख सकते हैं कि कहाँ तक है। और ये पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह मैसेज दिया है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा है कि अगर एक भी शहरी पाकिस्तान का कोई उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई, कोई अमल हुआ, तो उसका जवाब दिया जाएगा, चाहे कहीं भी दिया जाना चाहिए। वक्त हुआ हमारा टॉप स्टोरी का। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, वज़ीर ममलकत बराए दाखिला। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने है, ज़रा आप हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, कौन भी जानना चाहती है कि कोई फेक न्यूज़ ना फैले जिससे लोगों में बेचैनी होती है या अभाम फैलता है, जैसे कि इंडिया का मीडिया कर रहा है। तो आप बताएंगे पाकिस्तानी कौम को कि हम कुछ खबरें सुन रहे हैं कि शायद इंडिया साउथ की तरफ कराची पे दबाव डाल रहा है, या पाकिस्तान की जो बंदरगाह है या बहरी रास्ते हैं उन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। क्या इसके लिए पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है? अगर ये खबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल मुतमिन रहना चाहिए, इत्मीनान से रहना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी किस्म की एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं सिर्फ एक वन लाइनर कह दूं कि उम्मीद है वो गलती नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी की गई गलती जो है वो तारीख़ में एक तारीख़ी सबक उनके लिए लिख दिया जाएगा। और ये बात मैं शायद बड़ी मुख्तसर या आम लग रही है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद इस तरह की रिएक्शन जो है वो शायद पाकिस्तान या रीसेंट तारीख़ में देखने को ना मिला हो, अगर किसी भी किस्म की एडवेंचर या गलती भारत की तरफ से हुई तो। अच्छा, इसमें ये आपने जो बात की है, ज़ाहिर है हुकूमत को और हुकूमती वज़रा को ऐसे ही कहना चाहिए। इंडिया के वज़रा भी ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक्स आप बताना पसंद फरमाएंगे? जैसे जो खबरें आ रही हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि विक्रांत एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर हमने भिजवा दिया है, तो वो पहुंच गया है पाकिस्तान के पानियों में। आपके पास कोई इतलात हैं इस बारे में? देखिए, इसके लिए तो सिक्योरिटी फोर्सेस और जितनी भी हमारी अफवाज है वो अपना अपना काम कर रही है। पहले भी इनका एक जहाज़ हमारी एरिया में आया था और उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकला। लेकिन मैं आपसे ये बता दूं, ये जो मोदी हैं वो ये सियासी नैरेटिव में हारते हुए नज़र आ रहे हैं भारत में। और दो बड़ी स्टेट्स का इलेक्शन दोबारा होने वाला है। पहले भी इन्होंने जो पहला वाक़या पुलवामा में हुआ उसमें भी इलेक्शन से कुछ देर पहले हुआ, फिर उस पर हाइप बनाई गई, फिर उसके बाद एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाया गया, और उसके बावजूद ये सियासी तौर पे कांग्रेस और बाकी पार्टियों से बहुत ही थोड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। दोबारा एक दफ़ा जब इनको अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जब बहुत सारे और फेलियर्स हैं, तो ये एक और इलेक्शन के लिए इस तरह का नैरेटिव जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नैरेटिव से ये इनका ख्याल है कि इनको वहाँ एक इंतखाबी और सियासी जीत भारत में जो रियासतों के इंतखाब हैं वह वहाँ से मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कह दूँ, बहुत सारी दुनिया में अगर आप देखें तो इस तरह लोग इनके साथ नहीं खड़े, इनके बयानिए के साथ नहीं खड़े। और इस वक्त दूसरी साइड पर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के लोग इस बात पे मुतफिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा कह दूं, कोई गलती हुई इनसे तो उसका रिएक्शन जो है वो तारीख साज होगा।
अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन वो किस तरह का तारीख साज रिएक्शन होगा? मसलन 2019 में इन्होंने किया, पाकिस्तान ने इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब में उसका जवाब दिया। इस दफ़ा क्या उससे ज़्यादा होगा? क्योंकि इंडिया ये कह रहा है कि हम तो जो पाकिस्तानी कश्मीर है उस पर कब्ज़ा करेंगे। तो पाकिस्तान अगर इस तरह की उन्होंने कोई सूरत हाल बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा? मुझे थोड़ा स्पेसिफिक्स अगर आप उसमें जाएं तो उसमें बताइएगा कि क्या आप कोई और टारगेट इंडिया में अटैक करेंगे या सिर्फ डिफेंस करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल का? देखिए, गुजारिश है कि कोई कुछ भी फिर इस खत्ते पे नहीं चलेगा। किसी की इकॉनमी कितनी बड़ी है और किसी की इकॉनमी की कितनी ग्रोथ है, ये सब कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। और हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो हमसे लड़े। कश्मीर तो हमारे अच्छा, वैसे कुछ खबरें आ रही हैं, कहते हैं जी, कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ शहरों को वो टारगेट करेंगे दहशतगर्दी के ज़रिए या डायरेक्ट मिसाइल हमलों के ज़रिए। इन केस अगर उन्होंने ऐसा किया तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, पहले भी दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में BLA हो, TTP हो, उनको इनकी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, जो एविडेंस हमने इंटरनेशनली डोजियर से भी इनको पहले पाकिस्तान दे चुका है। और उसके साथ वो जो आपके सामने हमने अफ़गानिस्तान को भी रिसेंटली भी दिए हैं और पहले भी शवाहिद के साथ दिए हैं। और हम उसको इंटरनेशनली जो फोरम्स हैं जो उनके सामने रखते रहते हैं। मगर अगर कोई डायरेक्ट अटैक, जिस तरह कोई कहते हैं मिसाइल अटैक, अगर पाकिस्तान के शहर की किसी एक सड़क निशाना बनेगी तो दूसरी साइड पे 10 बनेगी। मैं आपसे ये कह दूं कि ये रिएक्शन उससे कई गुना मल्टीप्लाई करके जाएगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस दुनिया का अमन व अमान ख़राब हो, और इस खित्ते में जो सूरत हाल ख़राब हो। मगर अगर होगी तो उसकी ज़िम्मेदारी उसी गलती करने वाले या जाहरियत का आगाज़ करने वाले पे होगी जिसने ये किया है। हम आगाज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा आगाज़ जो है वो इख्तिताम होगा। फिर ये मैं आपसे कह दूं, ये बिल्कुल अच्छा, ये सोचेगा भी नहीं मोदी। ये जो आप बात कर रहे हैं क्या हमारा आगाज़ इख्तिताम होगा, क्या इसमें कोई ऐसी भी ऑप्शन है? क्योंकि हमने न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ का जो एग्रीमेंट है उस पर मुआहदा, उस पर साइन तो नहीं किए हुए, तो क्या कोई टेक्निकल वेपन्स भी यूज़ हो सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, और हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं और हमने अपने न्यूक्लियर पावर जो है उसको बड़ी ज़िम्मेदारी से महफूज भी रखा है, और उसका एक डेटरेंस के तौर पे, एक अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए, एक अपना उसके लिए हम रखते हैं। मगर हमारे लिए ये सारे वेपन्स जो हैं ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और उसकी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए हैं। कब किसने कहाँ इस्तेमाल होना है, इसका फ़ैसला जो है ये पाकिस्तान के सिपह सलार और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान की क़यादत करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया इस बात को देखेगी और दुनिया इस बात का एहसास करेगी कि ऐसी कोई गलती, किसी सूरत वो छोटी गलती भी इस खित्ते में या इस दुनिया में पाकिस्तान का जो रिएक्शन या पाकिस्तान का फिर जो जवाब होगा उसके बाद इतना बड़ा होगा कि मैं आपको दोबारा कह दूं, किसी गलती का आगाज़ अगर भारत करेगा तो हमारा रिस्पांस जो है वो तारीख साज होगा। ये मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, तारीख साज मतलब वो मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ, और ज़ाहिर है व्यूअर्स भी समझना चाह रहे होंगे तारीख साज से आपकी क्या मुराद है। देखिए, इंडियन मीडिया जो वहाँ के इंडियन ऑफिशियल्स को कोट करके ये बात कर रहा है कि नंबर 1 तो लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म कर दी जाएगी उनके मुताबिक, और इंडियन फ़ौजें 10 से 15 किलोमीटर अंदर आएंगी कश्मीर में और कब्ज़ा कर लेंगी उस इलाके पे। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मुरीद के पर अटैक किया जाएगा। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि बहावलपुर पर अटैक किया जाएगा, वहाँ जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और मुरीद के में उनके मुताबिक लश्कर तैयबा का है। और चौथा टारगेट उन्होंने कहा कि कराची है, और वहाँ के जो बहरी हमारा रास्ता है नेवल ब्लॉकेट कर दिया जाएगा, सी ब्लॉकेट कर दिया जाएगा। ये 4 जो चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत शिद्दत से वो लोग बार बार इसको कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी, और विक्रांत जैसे मैंने आपको कहा कि वो कह रहे मूव कर भी दिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बयान है। तो इस सिचुएशन में
आपकी भी अलग अलग स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, मैं तो आपसे दोबारा अगर वो ये कह दूं कि ये सारा का सारा जो वहाँ पर ये बयानिया बनाया जा रहा है कि पता नहीं हम क्या कर देंगे क्या, ये सब कुछ एक सियासी तौर पे एक हारे हुए आदमी जो अपनी उसकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, अहम तरीन रियासतों का इंतखाब आने जा रहा है, उसमें से किसी न किसी तरह जीत निकालना चाहता है। बाकी इसकी इतनी हिम्मत, या ये सोचे भी इस तरह, ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। ये इनके मीडिया पे, वो ये टीवी पे बैठ के तो जो मर्जी क्या कहते हैं, ऊट पटांग बातें करते रहे, ये सोच भी नहीं सकते। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार इस शहर तक आना तो दूर की बात, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाँव रखने का भी नहीं सोच सकते। और बाकी हम पाकिस्तान के लोग इस बात पे इत्मीनान से रहें और अपना, हम समझते हैं कि हमारे हर किस्म का प्लान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जो रिएक्शन के लिए वो ABC हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई बड़क नहीं मार रहे, हम कोई इस तरह की प्लानिंग है कि ये बॉम्बे में होगा, ये कलकत्ता में होगा, ये दिल्ली में होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, हम करके दिखाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने गलती की तो, और उम्मीद है वो ये सोचेंगे भी नहीं, उनके ज़िम्मेदार लोग तो ख्वाब में भी नहीं ये सोचते कि वो ऐसा करेंगे। टीवी पे बैठ के कोई करता हो तो अपनी कोई पॉपुलैरिटी के लिए या अपने व्यूज़ के लिए हो सकता है कोई इस तरह की बातें करता हो। लेकिन आपने जो अब टीवी की बात की, मीडिया की आप बात कर रहे हैं मुसलसल, ये बात ठीक है कि मीडिया पे तो वहाँ जंगी कैफियत तारी है और वहाँ जो एनालिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि उससे अवाम तो प्रोवोक हो चुके हैं ना, अवाम को उन्होंने एक जंगी कैफियत में डाल दिया है। और पॉपुलर लीडर के लिए ये मुश्किल होता है कि अवाम को अगर वो किसी रास्ते पे ले जाए तो वापस कैसे आएंगे। वो हॉस्टेज, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पूरी गवर्नमेंट हॉस्टेज हो जाएगी इस बयानिए की, इस नैरेटिव की, और उस पर अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो। देखिए, मैंने कहा है ना कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर की कंट्रोल लाइन के साथ भी स्कूल भी खुले हैं, हस्पताल भी खुले हैं, आम जिंदगी बाज़ार भी खुले हैं, मुरीद के में भी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, कराची में भी तजारत भी चल रही है, वहाँ पर मिलें भी चल रही हैं, वहाँ आम आदमी हर कोई काम जो आम ज़िंदगी का कर रहा है। और पूरे पाकिस्तान में क्योंकि हमें हमारा केस भी मजबूत है और हमें एतमाद है और हमें यकीन है ये कि ऐसी किसी की सोच भी नहीं हो सकती, वो भारत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कि वो हमारी कंट्रोल लाइन या हमारा कोई शहर या कोई इस तरह की कोई हरकत करेगा। और ये जो डेटरेंस या ये जो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान ने अपनी ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए बनाई हुई हैं, ये इसीलिए बनाई हुई हैं। और बाकी आप इत्मीनान रखें, इनकी टीवी का जो जंगी जुनून है ये अमली तौर पे कभी ये नज़र आपको नहीं आएगा, क्योंकि इनके ज़िम्मेदार लोग जानते हैं कि रिएक्शन और आगे खड़ा कौन है। और मैं दोबारा आपसे कह देता हूँ, ये सब कुछ टीवियों पर आपको नज़र आ रहा है, अमली तौर पे नहीं होगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो अभी खबरें आ रही हैं कि दरिया झेलम में अचानक पानी छोड़ दिया है इंडिया ने, तो एक तरफ तो ये, और लोगों को पाकिस्तान में कहा गया है कि दरियाओं के किनारों से दूर रहें। इसका एक तो ऑथेंटिसिटी इसकी बता दीजिए खबर की, और दूसरा ये कि अगर इंडिया ने पानी रोकने की कोशिश की या डाइवर्ट करने की कोशिश की फौरी तौर पे, ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स तो टाइम लेंगे, डैम बनाना या टनल बनाना विल टेक टाइम, लेकिन अभी भी कुछ डैम जो उन्होंने बनाए हुए हैं और पाकिस्तान के हिस्से का पानी जो उसको आना चाहिए झेलम में, चनाब में और कभी रावी में भी, तो वो अगर ना छोड़ा उसने और रोक लिया तो फिर इस सूरत हाल को पाकिस्तान कैसे टैकल करेगा? क्योंकि कल हमारी फैसल वार्डा से बात हो रही थी, पानी पे अगर उन्होंने कुछ किया तो हम अटैक करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे हम। देखिए पहले भी इंटरनेशनली बहुत सारी फोरम्स पे ये अपना केस आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो उस एग्रीमेंट से उस पर तकरीबन को मिलता जुलता अमल ज़रूर होता है। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इन्होंने डैम्स भी बनाए, दूसरी चीज़ें भी, लेकिन ये जो अब कहते हैं कि हम वहाँ पानी रोक सकते हैं, तो ये कोई शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई वहाँ कोई एक दरवाज़ा नहीं लगा कि वो बंद कर दें तो उसके बाद पानी बंद हो जाएगा। उसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और पाकिस्तान इतना गाफिल नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स भी हमारे लिए ओपन है, हम वहाँ भी जा सकते हैं,
लेकिन इस अपने जो इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं जो लाइफलाइन है हमारे लिए, जो हमारे मुल्क के लिए लाइफलाइन है, तो उसके लिए फिर कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, कोई भी ऐसी रुकावट जो कि पानी के रास्ते में आएगी या बनाई जाएगी या बनाने की कोशिश की जाएगी, वो भी इसी तरह ही उसको लिया जाएगा जैसे कि कोई मिसाइल या एयर अटैक से हमला कर दे, अगर हमारे पानी को रोकने की कोशिश करेगी तो ये भी एक हमला तस्वर किया जाएगा। और इस पर वज़ीर आज़म ने और पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है। तो इसका मतलब है कि उस सूरत में इंडिया के अंदर जाके अटैक किया जाएगा? सर देखिए, वो अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और जो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है जो कि पूरी दुनिया में कई दहाइयों से जिसको दोनों ममालिक और पूरा तस्लीम किया गया है, जिसके ग्रंटर्स और उसके वो वर्ल्ड बैंक है, और उसके बाद और पूरी दुनिया के सामने अगर वो उसको नहीं रोकने में कामयाब होती तो हमारे लिए तो वो लाइफलाइन है। और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है वो इंडिया के अंदर बने या बहुत अंदर बने या कहीं भी बने, ऐसी किसी भी चीज़ जो इस तरह का आगाज़ किया जाएगा उसको भी हम यही समझेंगे कि ये एक जंग का आगाज़ है। और वहाँ भी कोई ईंट भी रखेगा तो वो ऐसे ही है जैसे किसी ने मिसाइल हम पर फायर किया है। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब हमसे बात करने के वक्त। तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारा आज का हॉट इशू खून, लाशें, हिस्टेरिया, इंडियन मीडिया का कारोबार कितने पैसे कमाता है, देखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का, खून, लाशें, हिस्टेरिया, इंडियन मीडिया का कारोबार। और हमें ज्वाइन किया रज़ा रूमी साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं और डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरर हैं सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के। रज़ा रूमी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मीडिया पे बात करनी है, लेकिन मैं पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, सुनवाना जाना चाहता हूं कि इंडियन मीडिया कैसे अपने अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और किस तरह उनके अंदर जंगी जुनून भर रहा है। ये जितनी तेज़ी से सीढ़ियों से एंकर साहब उतर रहे हैं, लग रहा है सीधा महाज जंग पर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। इस एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों के बच्चों को मरवाएंगे, लोगों के अंदर जुनून भरेंगे, लोगों के अंदर नफरत और जहर भरेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। और बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बेस्ट कह लें या वर्स्ट कह लें, बेस्ट कह लें, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट इकोनॉमी। ये स्लाइड देखिएगा और आप देखें कि इंडियन मीडिया शोज ब्लड, बॉडीज एंड अर्न मनी। एक तरफ डेड बॉडीज दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ साथ ही एड्स भी चल रहे हैं। उसी स्क्रीन पे छोटा करके वो एड्स भी दिखा रहे हैं क्योंकि पैसा कमाने में कमी ना आए, लोगों को डेड बॉडीज दिखा के उनको इस तरफ लाया जाए, उनको सेंसेशनलिज्म फैलाया जाए, साथ पैसा कमाया जाए। और ये मुझे याद दिलवा रहा है उस पिपली लाइव मूवी की जो इंडिया की बॉलीवुड ने बनाई थी, जिसमें दिखाया था कि कितना लालची और खुद गर्ज मीडिया है इंडिया का, जो इस तरह लोगों की मिजरी से फ़ायदा उठाता है, उनको दिखा के बेचता है और उनके दुखों को बढ़ाता भी है और उससे पैसा भी कमाता है। लेकिन बदकिस्मती से प्रोफेशनलिज्म इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी है। रज़ा रूमी साहब ये बताइएगा कि जो इंडियन मीडिया ने ये काम जो शुरू किया, ये ज़ाहिर ट्रेंड बहुत ज़्यादा आगे चला गया, ख़ासतौर पे इंडिया में। पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क एक ये है कि पाकिस्तान के जो इस तरह के मुर्दार खाने वाले गिद्ध मैं कहता हूँ, वो तो पाकिस्तानियों के अपने ख़िलाफ़ ही नफ़रत फैलाते थे, अब वो बाहर भाग गए सारे। लेकिन इंडिया के लोग जो हैं, इंडिया में इस तरह के जो गिद्ध पैदा किए गए हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं और बेचते हैं। ये ट्रेंड कैसे रुकेगा? ये जंग की तरफ ले जाएगा? ये बहुत जबरदस्त आपने ये इब्तिदाइया दिया है अफसार भाई। मैं आपको ये कहूं कि हम कई सालों से ट्रैक 2 जो होता था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पीस डायलॉग का, मैं खुद भी उसका हिस्सा रहा हूं और उसमें हम ये जिक्र करते थे कि एक दिन वो आ जाएगा कि जो मीडिया खुद जो है वो जंग का सबसे बड़ा सबब बन जाएगा। और बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में कि इस वक्त अगर आप देख लीजिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि वो जंग करेंगे या वो ऐसा करेंगे, लेकिन मीडिया ने उससे पहले ही इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया है और कि एक पूरी कौम को, एक 1.5 अरब लोग हैं हिंदुस्तान में, उनको जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है। और उसकी बुनियादी वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह तो एक ये है अफसार साहब कि वहां पर कोई सवाल नहीं उठाया इसी मीडिया ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, इंडियन फौज के ऊपर, जहां पे 7-8 लाख फौजी इस वक्त तैनाती है उनकी मकबूजा कश्मीर में। तो वो वहां पे क्या कर रहे थे, या ये कि जो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है उसका कोई जिक्र नहीं है। ये उससे पूरी तवज्जो हटाने की एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन है।
दूसरा इसमें जो एंगल है वो कॉर्पोरेट टेक ओवर है इंडिया के मीडिया का। पिछले 10-12 सालों में जो दो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, अंबानी और अडानी के, जो कि मोदी के बड़े करीब हैं और बीजेपी के बड़े करीब हैं, उन्होंने धड़ाधड़ चैनल्स खरीदे हैं। हत्ता कि इंडिपेंडेंट जो चैनल्स था, एक एनडीटीवी, एक बहुत उसका नाम होता था, वो भी उन्होंने कुछ साल पहले उसको खरीद लिया। और अब एक जमाने में एक रिपोर्ट आई थी 2019 या 20 की, उसमें ये बताया गया था कि सिर्फ अडानी ग्रुप के पास कोई 72 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं। तो ये 2-3 बड़े ग्रुप्स जो हैं, ये इन बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ हाथ गठ जोड़ के साथ ये अवाम को गुमराह करते हैं, या इस तरह से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं कि जहां पे हुकूमत पे कोई सवाल ना हो। और हुकूमती मतलब कश्मीर में जो कुछ उनकी पॉलिसी रही है, जिस तरह से उन्होंने वहां पे जुल्म और बर्बरियत की, आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों की नकलो हरकत रोक दी, सैकड़ों हजारों को बंद कर दिया, उसका जिक्र ना हो, सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ रहे। एक एक्सटर्नल एनिमी जो है वो हुकूमत की जो नाकिस कारकर्दगी है उसको बचाता रहे। ये बुनियादी नुकात। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि इसका मकसद क्या है? देखिए, कॉर्पोरेटाइजेशन तो पूरी दुनिया में हो गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अमेरिका से शुरू हुई, पाकिस्तान में भी अब तो हो गई है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ तमीज़ से भी आपने प्रोपेगेंडा भी करना। बीबीसी भी प्रोपेगेंडा करता है, अमेरिकन टीवी चैनल्स भी प्रोपेगेंडा करते हैं, CNN है, फॉक्स है, लेकिन कुछ वो सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी तो होता है ना, कुछ शर्म का पर्दा होता है। ये इंडियन मीडिया जो कुछ कर रहा है, जितना गलाजत वो फैला रहा है, जितनी नफरत फैला रहा है, ऐसी तो पाकिस्तानी एंकरों ने भी नहीं फैलाई थी अपने हमवतनों के खिलाफ जिस तरह इंडियन मीडिया कर रहा है। ये जो मुझे या तो पैमरा था ना, वहाँ तो है, मेरा ख्याल है कि वो उनका जो भी इदारा है वो तो इस काबिल नहीं है कि इस चीज़ को रोक सके। ये किस तरफ लेके जाएगा? इसका मकसद क्या है? जी, इसका मकसद बहुत क्लियर है कि देखिए, सबसे पहले तो प्रॉफिट है ना। जंग और कॉन्फ्लिक्ट है या मार धाड़ जो है, आपको पता है, मिसाइल दिखाएं, टैंक दिखाएं, धमकियां दें पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटाने की, जो बार बार वहां पे चीखे चलाएं, तो उससे रेटिंग बढ़ती है। रेटिंग से आपको पता है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि इंडिया में ये बहुत बड़ा धंधा है। अफसार साहब, पाकिस्तान एक बहुत छोटी मार्केट है इंडिया के मुकाबले में, जो उसकी मीडिया मार्केट है, वहां पे अरबों डॉलर की, बल्कि खरबों डॉलर की एडवर्टाइजिंग है, और उसी का हिस्सा जो है वो लेना होता है इन्हीं चैनल्स ने। लेकिन उसके साथ बदकिस्मती ये हुई है कि इस पूरे निजाम में जो अच्छे सीजन जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे वो आपको नहीं दिखाई देंगे टीवी के ऊपर। मसलन बरखा दत्त का एग्जांपल ले लीजिए, आप उसके खिलाफ करें कि ना करें, वो उन्होंने छोड़ दिया टीवी, अपना यूट्यूब बनाया हुआ है। इसी तरह शेखर गुप्ता ने भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। बहुत सारे नाम मैं गिनवा सकता हूं। तो एक तो वहां से इन लोगों की जो है एग्जिट भी हुआ है, और यही वजह कि स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गिर के जमीन बोस हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी बात करने का, और जो आपने फरमाया है उसका मतलब तो ये है कि गंदा है पर धंधा है। और अर्नाब गोस्वामी साहब और पाकिस्तान के जो अर्नाब गोस्वामीज़ हैं, उन सब के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि नफ़रत और जहर मत फैलाएं इंसानों के दरमियान, ममालिक के दरमियान, और इतना ही खून और डेड बॉडीज़ बेचें जितनी कोई कौम उठा सके। इस तरह जंग के दहाने पे दो मुल्कों को ले जाना, मीडिया के ज़रिए आवाम को बेवकूफ़ बना के उनको भड़काकर, ये तारीख़ में बहुत बुरी मिसाल पेश की जाएगी मीडिया के अनप्रोफेशनलिज्म की, चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल जंग और भारत के मसाइल क्या हैं। और हमने मीडिया का जिक्र किया, और मीडिया जिस तरह वहाँ पे हिजान को परवान चढ़ा रहा है उस पर, लेकिन कुछ इंडिया से अकल की आवाज़ें भी उठ रही हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह आवाम को जज्बाती कर दिया गया है, इसमें जल्दबाजी में इंडिया को कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, और जो असल हकीकत है ग्राउंड पे उसके बारे में भी इंडियन हुकूमत की तवज्जो इंडिया ही के अंदर से दिलाई जा रही है। तो उन्हीं में से कुछ सेन वॉइसेस हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ये याद रखे कि उसकी सरहदों पर कितने ज़्यादा मसाइल हैं, उसके अंदर जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, और साथ साथ उसको जो इन सब तहरीकों से निमटते हुए अगर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करनी है तो प्रैक्टिकली ये हो सकता है
कि उसमें एयरोस्पेस फोर्स उसको चाहिए होगी, साइबर स्पेस फोर्स भी चाहिए होगी, और फर्स्ट यूज़ उसमें बहुत ज़रूरी है साइबर वॉर अगर शुरू हो गई, क्योंकि इस वक्त जो मीडिया वॉर चल रही है और फिर इकोनॉमिक वॉर साथ चल रही है, उसके साथ साथ साइबर वॉर का बहुत खतरा है। और साइबर अटैक्स तो हम सुनते रहे हैं, लेकिन साइबर वॉर अगर हुई तो उसमें एक्चुअली कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जिनकी फंक्शनिंग बंद हो जाएगी अगर उन पर साइबर अटैक बहुत इफेक्टिव हुए। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो जिन जगहों पे मसलन 7 सिस्टर्स में जारी इंसर्जेंसी जो हैं, जम्मू कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक, 17 जगहों पर अलहदगी पसंद तहरीकें इंडिया में जारी हैं। मणिपुर, असम, अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा रियासतें जो ईस्ट में हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन में 1 से 1.5 लाख फौज तैनात है, और नॉर्थ ईस्ट में ही इंडिया का सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। बॉर्डर की लंबाई 4096 किलोमीटर है, और वहाँ पर भी इस वक्त सिक्योरिटी की हालत बदल रही है। फिर पंजाब में सिखों की अलग रियासत के लिए खालिस्तान तहरीक, उसके पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। फिर कश्मीर में 7 से 9 लाख फौज जो रखी हुई है, और इंडिया को इन तमाम महाजों पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी पड़ेगी। इनको सप्लाई लाइन्स अपनी ओपन रखनी पड़ेंगी, और साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो कायमा कमेटी वाइड ब्रेड डिफेंस है, उसमें अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई, उसमें कहा गया है कि इंडियन आर्मी को करीबन 1 लाख सिपाहियों की कमी का सामना है। तो मीडिया नैरेटिव की पहले से जंग जारी, अगर साइबर वॉर में भी तब्दील होगी और फिर अगर काइनेटिक वॉर में तब्दील होगी, तो इंडिया को बहुत सारे मसाइल का सामना है। इसलिए इंडिया की सेन वॉइसेस ये कह रही हैं इंडिया को जंगजूइज़्म को कंट्रोल करें और अकल से काम लें, थोड़ा सा पाँव बात करें। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।